रेलवे स्टेशन पर 10 फीट लंबा डोसा और इडली सांभर बेचने वाली गरीब बहू। दोस्तों, बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। जमीन पर कीचड़ और पानी भर जाने से मजदूरी का काम ठप हो गया था। गांव के एक छोटे से घर में माधुरी अपने पति मोहन और 3 बेटियों और बूढ़ी सास सावित्री के साथ रहती थी। माधुरी अक्सर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी, हाथ मुंह धोकर काम पर निकल जाती। लेकिन इन दिनों काम ही बंद पड़ा था। हे भगवान, ये बारिश भी ना काम धंधा सब चौपट कर दिया है। अब घर कैसे चलेगा? चिंता मत कीजिए जी, 2 दिन और काम नहीं मिला तो मैं कोई और उपाय कर लूंगी। इतने में बड़ी बेटी राधा पास आती है। अम्मा, स्कूल से मास्टर जी कह रहे थे कि फीस जमा नहीं कराई तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। ये सुनकर माधुरी की आंखें भर आती है। हे भगवान, मैं तो चाहती हूँ कि तुम सब पढ़ लिख कर हमारी तरह मजदूरी मत करो, लेकिन हालात ही ऐसी है। छोटी बेटियां मीना और गीता भी मासूम आंखों से माँ को देख रही थी। भूख और अभाव उनकी चमकती आंखों को फीका कर रही थी। रात को अचानक से मोहन का सीना जोर जोर से उठने लगा। माधुरी, मेरी सांस, सीना बहुत तेज दर्द हो रहा है। माधुरी घबरा कर चिल्लाई। अम्मा, जल्दी उठो, मोहन को कुछ हो रहा है। अरे भगवान, अब क्या आफत आ गई। माधुरी पड़ोसियों की मदद से मोहन को अस्पताल ले जाती है। वहां डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें भर्ती करना होगा, दवाइयां और इलाज का खर्चा लगेगा। माधुरी के पास पैसे कहां से आते? उसने अपने सारे गहने बेच दिए। कुछ दिनों बाद मोहन अस्पताल से तो आ गया था, लेकिन बिस्तर से उठने लायक नहीं था। माधुरी दिन रात मजदूरी करने जाती, लेकिन अकेले की कमाई से दवा और घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो घर लौटी तो देखा राधा हाथ में झाग भरा बाल्टी लिए खड़ी थी। राधा, ये तेरे हाथ में क्या है? तू कहाँ थी? अम्मा, मैं पास वाले ढाबे पर बर्तन मांजने लगी हूँ, सोचा आपकी मदद हो जाएगी। माधुरी की आंखों में आंसू भर आए। अरे पगली, मैं चाहती थी तू पढ़ लिख कर हमारी जिंदगी बदल दे, और तू भी मेरी तरह मजदूरी करने लगी। अम्मा, पढ़ाई बाद में कर लूंगी, पहले घर बचाना जरूरी है। जब आप अकेली दिन रात मेहनत करती है तो मुझे भी तो मदद करनी चाहिए। हाँ बहू, बच्ची सही कह रही है, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। उस रात माधुरी अकेले चूल्हे के पास बैठकर भगवान से बातें करने लगी। हे भगवान, इतना बड़ा बोझ क्यों दिया? मेरी बेटियों के लिए तो कुछ आसान कर दो। ये मासूम है, इनको मेरी तरह दुख मत देना। चूल्हे की लौ मंद मंद जल रही थी। वहीं बैठी माधुरी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कई महीने बीत गए। मोहन बिस्तर पर ही पड़े रहता, दवाइयों पर ही उसका जीवन कट रहा था। माधुरी सुबह से शाम तक मेहनत करती, लेकिन हाथ में उतना ही आता जिससे बस गुजारा हो सकता था। राधा ढाबे में बर्तन मांजती, उसका मन पढ़ाई में जरूर लगता, लेकिन हालात ने उसे किताबों से दूर कर दिया था। एक शाम जब आसमान में हल्की बारिश हो रही थी, राधा घर लौटी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पीतल का लोटा था, जिसमें सफेद रंग का गाढ़ा घोल भरा हुआ था। अरे बिटिया, ये तेरे हाथ में क्या है? कहीं चोरी वारी तो नहीं कराई? नहीं अम्मा, चोरी नहीं, ये तो डोसा का घोल है। ढाबे पर बच गया था, मालिक फेंक रहे थे, मैंने हाथ जोड़कर मांगा और घर ले आई। डोसा का घोल? ये कौन सा चमत्कार है बहन, हमने तो कभी सुना ही नहीं। अम्मा, ये साउथ इंडिया का खाना होता है, ढाबे पर रोज बनता है। बहुत लंबा लंबा डोसा बनाते हैं, मैं रोज देखती हूँ। अब मुझे भी बनाना आता है, आज आप सबको खिलाऊंगी। छोटी बहन मीना ने तालियां बजाई। वाह, आज खाने को कुछ नया मिलेगा। हाँ हाँ, मैं सबसे पहले खाऊंगी। राधा ने तवे पर तेल डाला और लोटे से घोल डालने लगी, लेकिन जैसे ही उसने घोल फैलाना चाहा, घोल जगह जगह फटने लगा। अरे ये क्या, ढाबे पर तो बड़े आराम से फैलाते हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? अरे बिटिया, ये कोई आसान काम है? ऐसे ही तवे पर घोल डाल दिया
और समझ लिया कि बन जाएगा। माधुरी ने पास आकर तवे का हत्था थामा। दे मुझे, मैं फैलाती हूँ। मजदूरी में तो रोज हाथ चला चला कर आदत हो गई है। उसने धीरे धीरे नरम हाथों से घोल फैलाया और देखते ही देखते पूरा घोल तवे पर पतला चिपक गया। अरे वाह अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल ढाबे जैसा। माधुरी ने सिलबट्टे पर हरी मिर्च, धनिया और नारियल पीसकर चटनी बनाई। चटनी की खुशबू से पूरा घर महक उठा। डोसा पलटते ही उसकी खट्टी मीठी महक हवा में फैल गई। छोटी बहनें उछल पड़ी। अम्मा जल्दी करना, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं सबसे पहले खाऊंगी, दीदी से भी पहले। राधा हंसते हुए बोली। अरे रे, झगड़ो मत, सबको मिलेगा। जब पहला डोसा बना तो माधुरी ने उसे 4 टुकड़ों में काटा। सभी को प्लेट में डोसा और चटनी परोसी गई। अम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना मजेदार खाना तो हमने कभी नहीं खाया अम्मा। मोहन, जो लंबे समय बाद कुछ स्वाद चख रहे थे, धीमे स्वर में बोले। माधुरी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये साधारण घोल भी इतना लजीज बना दिया तुमने। उस दिन के बाद राधा ढाबे से बचा हुआ सामान घर लाने लगी। कभी इडली का घोल, कभी सांभर की दाल, कभी मेदू वड़ा। राधा ढाबे में जो जो देखती घर आकर उसी तरह बनाने की कोशिश करती। अम्मा, आज इडली बनाए, ढाबे पर जो सांचे में डालकर भाप से पकाते हैं ना, वैसे ही। लेकिन हमारे पास तो वो सांचा नहीं है बिटिया। कोई बात नहीं, छोटे कटोरे में डाल देते हैं। धीरे धीरे घर में रोज नए नए व्यंजन बनने लगे। गरीबी में भी स्वाद और खुशबू का नया रंग घुल गया। एक रात जब सब साथ बैठकर सांभर और डोसा खा रहे थे, सावित्री ने भावुक होकर कहा, सच कहूँ बहू, इतने सालों में पहली बार लगा कि हम गरीब नहीं हैं। खाने में जो स्वाद होता है वही असली दौलत है। माधुरी मुस्कुराई और राधा की ओर देखकर बोली, हाँ अम्मा, इस बिटिया ने तो घर की किस्मत ही बदल दी। अम्मा, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखना हम और भी अच्छा करेंगे। बरसात का मौसम फिर से आ चुका था। आकाश में बादल गरज रहे थे। दिहाड़ी का काम ठप हो गया था और माधुरी के हाथों की मेहनत जैसे थम सी गई थी। घर का खर्च फिर से लड़खड़ाने लगा। शाम को सब लोग मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे थे। सावित्री धीरे धीरे बोलती है, बिटिया माधुरी, तेरे हाथों का स्वाद तो अब सबको पसंद आ रहा है। क्यों ना तू और राधा मिलकर साउथ इंडियन खाने का ठेला लगा ले। रोज रोज ढाबे का बचा खाना कब तक आएगा। अम्मा, ठेला लगाना कोई खेल है क्या? सामान, पैसा, जगह सब चाहिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल मैं ढाबे के मालिक से बात करूंगी, उनसे थोड़े बर्तन उधार मांग लूंगी। आप देखना, सब ठीक होगा। सावित्री ने आशीर्वाद दिया। कर बिटिया, भगवान तेरे साथ है। अगली सुबह माँ बेटी ने पास के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ठेला लगाया। तवे पर डोसे का बैटर डाला, पास ही इडली भी रखी, मगर पूरा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आ पाए। माँ, लोग तो बस गुजरते जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, पहला दिन है, कोशिश जारी रखनी होगी। शायद हमने गलत जगह ठेला लगाया है, हमें कोई भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढना होगा। माँ, हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है, क्यों ना? अरे वाह, अच्छी जगह है। अगले दिन उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाने का फैसला किया। स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते जाते थे। सुबह माधुरी ने तवे पर इडली रखी और आवाज लगाई, आइए, गर्मा गर्म इडली सांभर स्वाद लीजिए। लेकिन कोई भी नहीं आया। सब जल्दी से ट्रेन पकड़ने भाग रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा पास आकर बोला, आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, पैसे नहीं है, क्या आप थोड़ी इडली दे देंगी? माधुरी ने बिना सोचे समझे प्लेट भरकर उसे इडली सांभर दे दिया। बच्चा खुशी से खाकर चला गया और भागकर अपने माता पिता के पास गया और जाकर बोला, माँ, पापा, यहाँ आओ, इडली बहुत मजेदार है। उसके माता पिता आए। उन्होंने भी स्वाद लिया और दंग रह गए। बहन जी, ये तो शानदार है। हम तो समझे थे स्टेशन पर बस सिर्फ बासी खाना ही मिलता है। धीरे धीरे लोगों का मुंह जुबानी प्रचार हुआ और ठेले पर भीड़ लग गई। अब रोजाना स्टेशन पर ठेला खूब चलता। लोग खास माधुरी के इडली सांभर और डोसे खाने के लिए आते थे।
एक मसाला डोसा देना। मुझे इडली सांभर चाहिए। अब पिज्जा डोसा है क्या? अम्मा देखो, लोग पिज्जा डोसा भी पूछ रहे हैं। तो फिर कल से पिज्जा डोसा भी बनाएंगे। गरीब का ठेला भी अमीरों का स्वाद देगा। ठेले से कमाई इतनी होने लगी कि माधुरी ने किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली और उसे माधुरी डोसा कॉर्नर नाम दे दिया। हर दिन माधुरी की भीड़ बढ़ने लगी। कॉलेज के लड़के लड़कियां, ऑफिस वाले, यहाँ तक कि बड़े बड़े अफसर भी आने लगे। माधुरी बहन, आपने तो गजब का स्वाद दे दिया है, आपको तो रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। धीरे धीरे माधुरी ने रेस्टोरेंट भी खोल लिया। बाहर बोर्ड पर लिखा माधुरी डोसा हाउस, असली साउथ इंडियन स्वाद। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि माधुरी एक एक करके डोसा बनाने में असमर्थ होने लगी। अम्मा, मैंने फोन पर देखा है, बड़े रेस्टोरेंट में मशीन से लंबा लंबा डोसा बनाते हैं। हमें भी एक मशीन लेनी चाहिए। मशीन? वो तो बहुत महंगी होगी बिटिया। अम्मा, अब हम गरीब नहीं रहे, हम मेहनत से कमा रहे हैं। ये निवेश ही तो है। माधुरी ने हिम्मत की और मशीन मंगा ली। पहले 6 फीट का डोसा बनाने लगी। ग्राहक लाइन लगाकर आने लगे। अम्मा, 2 मशीनों को जोड़ दीजिए, 10 फीट लंबा डोसा बना लीजिए, फिर देखना आपका नाम अखबार में छपेगा। माधुरी ने वैसा ही किया और अगले दिन बोर्ड पर लिखवा दिया 10 फीट का डोसा सिर्फ यहीं पर मिलेगा। जैसे ही 10 फीट डोसा तैयार हुआ, पूरा बाजार देखने के लिए उमड़ पड़ा। मोबाइल कैमरों से फोटो खींचने लगे। वाह, इतना लंबा डोसा मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। दूसरा ग्राहक हंसते हुए बोला, इस डोसे में तो पूरे मोहल्ले का दावत हो सकता है। ये खबर अखबार और टीवी चैनलों में फैल गई। रिपोर्टर आए और इंटरव्यू लिया। माधुरी जी, आप इतनी बड़ी सफलता तक कैसे पहुंची? गरीबी ने हमें स्वाद बनाना सिखाया, मेहनत ने हमें आगे बढ़ाया और बेटियों ने मुझे हिम्मत दी। यही मेरी पूंजी है। धीरे धीरे माधुरी का नाम 10 फीट डोसा वाली बहू से मशहूर हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ। माधुरी ने नया घर लिया, मोहन का अच्छा इलाज करवाया और अपनी तीनों बेटियों को महंगे से स्कूल में दाखिल करवाया। देखा बहू, तेरे हाथ का स्वाद ही तेरी किस्मत बन गया। अम्मा, अब तो हम भी किसी से कम नहीं रहे। हाँ बिटिया, मेहनत करने वाला गरीब कभी गरीब नहीं रहता। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। और सचमुच अब उस गरीब बहू का घर खुशियों से भर गया था। गांव के बड़े चौक पर उस दिन खूब रौनक थी। मोहिनी अपने 4 बेटों की बारात लेकर दुल्हन वालों के दरवाजे पर पहुंची। ढोल ताशे बज रहे थे। घोड़ी पर बैठे दूल्हे और उनके दोस्त खूब नाच रहे थे। पूरा गांव तमाशा देखने उमड़ पड़ा था। मोहिनी के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। देखो तो, मेरे चारों लाल आज एक साथ दुल्हनियां लाने जा रहे हैं। ऐसी खुशी तो बड़े बड़े घरों में भी नहीं मिलती। लेकिन इसी भीड़ भाड़ में एक कोना ऐसा भी था जहां उसकी बड़ी बहू रजनी भी खड़ी थी। साधारण सी साड़ी में, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में दबा हुआ दर्द। वो भी तो कभी इस घर की नई नवेली दुल्हन बनी थी। लेकिन बस फर्क इतना था कि उसके पास न तो चमचमाता लहंगा था, न डिजाइनर गहने। शादी के वक्त मायके से सिर्फ 2 साड़ियां लाई थी, एक हरे रंग की और दूसरी हल्की नीली, और आज तक उसी में गुजारा कर रही थी। चारों दुल्हनें जब मंडप में आईं तो पूरा गांव दंग रह गया। लोग फुसफुसाने लगे। अरे वाह, ये तो फैशन डिजाइनर बहुएं हैं। देखो, लहंगे जैसे फिल्मी हीरोइन उतर आई हो। हाँ रे, इनके आगे तो बड़ी बहू बिल्कुल फटीचर लग रही है। सच कह रहे हो, देवरानियां तारे जैसी चमक रही हैं और जेठानी तो बुझा हुआ दिया। ये बातें रजनी तक भी पहुंच रही थी, पर वो चुपचाप कोने में बैठी रही। लोग हमेशा मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं और अब तो घर में 4-4 डिजाइनर बहुएं आ गई हैं। अब तो मेरी बेइज्जती होना पक्का है। अगली सुबह घर में हलचल थी। चारों नई बहुएं पहली बार रसोई में उतरने वाली थी। सबकी नजरें उन पर थी। चारों बहुएं सज धज कर आई थी। किसी ने कांजीवरम साड़ी पहनी थी, किसी ने नेट की, किसी ने सिल्क और किसी ने डिजाइनर गाउन साड़ी चमचमाते गहनों से लदी हुई। वहीं दूसरी ओर रजनी थी, अपनी पुरानी फीकी साड़ी में। उसका रूप रंग और भी दब गया था। अरे दीदी, आप तो बहुत सीधी सादी लग रही हैं। आपने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि आपकी साड़ियाँ इतनी पुरानी है। क्या करूँ, मायके से बस 2 ही साड़ियाँ मिली थी, उसी से निभा रही हूँ। ये तो ठीक है,
हमारी जेठानी ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनेगी तो लोग हमारे घर का मजाक उड़ाएंगे। तो क्यों ना हम मिलकर उनके लिए एक सुंदर डिजाइनर साड़ी बना दे। आखिर हम फैशन डिजाइनर हैं। ये तो हमारी कला की इज्जत का सवाल है। हाँ, पहली रसोई के बहाने हम जेठानी जी को तोहफा देंगे। सभी ने हामी भर दी। चारों बहुएं चूड़ियों की खनक और गहनों की झंकार के बीच रसोई में जुटी। एक तरफ वो खीर बना रही थी तो दूसरी तरफ फुलके सेक रही थी, लेकिन बीच बीच में कपड़ों के डिजाइन पर भी चर्चा चल रही थी। देखो, मैं सोच रही हूँ कि जेठानी जी के लिए पिंक कलर की साड़ी बनाऊं। उस पर सुनहरी बॉर्डर रहेगा। नहीं, पिंक बहुत हल्का हो जाएगा। दीदी थोड़ी सांवली है, उन पर मैरून कलर जचेगा। अरे रंग पर झगड़े मत करो। क्यों ना हम चारों मिलकर डिजाइन बनाएं। हमारी कला का असली जलवा तभी तो दिखेगा। सही कहा, टीम वर्क से ही काम चमकेगा। इस बीच रजनी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये चारों देवरानियां उनकी फिक्र कर रही हैं। शाम को जब खाना सबके सामने आया तो पूरे मोहल्ले में चर्चा छिड़ गई। वाह, नई बहू का बनाया खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मोहिनी के घर तो अब रौनक आ गई है। खाने के बाद मोहिनी ने सबके सामने ऐलान किया, कल शाम हमारे घर में बहू भोज होगा। सबको दावत है। और हाँ बहुओं, तैयारी तुम्हें ही करनी है। चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। उस रात चारों बहुएं अपने कमरे में बैठी और रजनी के लिए डिजाइनर साड़ी बनाने लगी। सिलाई मशीन चली, मोती टाके गए, बॉर्डर सजाया गया। सोचो कल जब दीदी ये साड़ी पहनेगी तो सब दंग रह जाएंगे। हाँ, और जो लोग उन्हें फटे चीथड़ों वाली बहू कहते थे, वही लोग अब उनकी तारीफ करेंगे। जब साड़ी तैयार हुई तो सच में वो किसी फिल्मी नायिका की पोशाक से कम नहीं लग रही थी। अगली सुबह उन्होंने वो साड़ी रजनी को दी। दीदी, ये आपके लिए। अब आप हमारी जेठानी हैं, तो आपको भी हम जैसा ही पहनना चाहिए। रजनी की आंखें भर आई। तुम सबने तो मेरा दिल जीत लिया। पहली बार कोई मुझे इतना सुंदर कपड़ा पहनने को दे रहा है। उसने साड़ी को सीने से लगा लिया और चारों देवरानियों को आशीर्वाद दिया। गांव की गलियों में सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। मोहिनी के घर के आंगन में पांचों बहुएं बहु भोज की तैयारी में जुटी थी। बड़ी बहू रजनी आटा गूंथ रही थी और चारों देवरानियां सज धज कर बाजार से सब्जी सामान लेने निकल पड़ी। जैसे ही वो बाजार के लिए गली में उतरी, पड़ोस की औरतें तुरंत घेर कर खड़ी हो गईं। चुन्नी सिर पर डालकर हाथ में लोटा लिए वे औरतें किसी न किसी बहाने से बहुओं पर ताना कसने लगी। अरे मोहिनी की बहुएं देखो तो सही, जैसे परियों का झुंड निकल पड़ा हो। बाजार जा रही है या किसी फिल्म की शूटिंग में। हाँ बहन, और बड़ी बहू रजनी का हाल भी देखो। सुना है उसकी सारी साड़ियाँ अब तुम लोग ही बना रही हो। वो तो कह रही थी देवरानियाँ उसे सिर्फ डमी समझती है, कपड़े टांग टांग कर देख लेती हैं, पहनने को कुछ देती नहीं। चारों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। क्या रजनी दीदी ने सच में ऐसा कहा? हम झूठ क्यों बोलेंगे भला, हम तो बस उसकी ही बातें सुना रहे हैं। लेकिन हम तो दिल से दीदी का सम्मान करते हैं, उनके लिए खास साड़ी भी बनाई। अरे वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लोग कहते हैं ना, गरीब बहू की किस्मत में कभी सिंगार नहीं होता। औरतों की ये बात बहुओं के कानों में जहर की तरह उतरने लगी। चारों बहुएं सामान लेकर लौट रही थी, पर रास्ते भर खामोशी छाई रही। आखिरकार रिया ने बात शुरू की। बहनों, अगर ये सच है तो दीदी ने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा? हमने उन्हें माँ की तरह माना, उनकी इज्जत की, और वो हमें कपड़े बनाने वाली दर्जन समझ रही हैं। शायद पड़ोसनें झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अगर दीदी सच में हमें डमी समझती हैं, तो अब हम उन्हें क्यों कुछ दें? बहू भोज के लिए जो ड्रेस हमने बनाई थी वो हम अब नहीं देंगे। बाकी तीनों ने भी धीरे धीरे हामी भर दी। उधर आंगन में रजनी खामोशी से पूड़ियां बेल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उसकी देवरानियों के मन में उसके खिलाफ शक का बीज बोया जा चुका है। हे भगवान, आज तो बहू भोज है, घर में लोग जुटेंगे, सबकी नजर मुझ पर भी होगी। काश मेरे पास पहनने को ढंग की साड़ी होती। उसकी आंखें फिर से भीगने लगी, लेकिन उसने आटे में डूबे हाथों से जल्दी से आंसू पोंछ लिए। शाम तक जब देवरानियां बाजार से लौट कर आईं, तो उन्होंने रजनी से ज्यादा बात नहीं की। चारों अपने अपने कमरे में चली गई और आपस में बैठकर चर्चा करने लगी। अगर जेठानी हमें हीन समझती है तो हमें भी अब उनकी फिक्र छोड़ देनी चाहिए।
सही है, कल हमने दिल से उनके लिए ड्रेस बनाई थी, पर अब नहीं देंगे। अगर वो हमारे प्यार को खैरात समझती हैं तो हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। पर अगर वो मासूम हो और ये सब पड़ोसनों की औरतों की चुगली हो तो? सच झूठ का पता बहू भोज में चल जाएगा। अगर दीदी हमारी बनाई ड्रेस ना मिलने पर कुछ नहीं कहती तो समझो वो सच में हमें गलत समझती हैं। चारों ने तय किया कि रजनी को बहू भोज वाले ड्रेस नहीं देंगे। शाम का वक्त था। मोहिनी के घर आंगन में बड़ी चौकड़ी डल चुकी थी। रंग बिरंगे पर्दे लगाए गए थे, कुर्सियां सजी थी। आसपास के गांव से रिश्तेदार और औरतें धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। हर कोई नई बहुओं को देखने के लिए उत्सुक था। चारों फैशन डिजाइनर बहुएं अपने अपने कमरे में सज धज रही थी। किसी ने रॉयल ब्लू गाउन साड़ी पहनी, किसी ने सी ग्रीन सिल्क, किसी ने सुनहरी बॉर्डर वाली लाल साड़ी, तो किसी ने अनोखा पेस्टल शेड वाला लहंगा। गहनों की चमक और मेकअप से तो वो सचमुच किसी मैगजीन की मॉडल जैसी लग रही थी। आज तो पूरा गांव हमारी तारीफ करेगा। हाँ, और हमारी जेठानी पता नहीं किस हाल में होंगी। चारों की हंसी कमरे में गूंज गई, लेकिन कहीं भीतर एक हल्की सी टीस भी थी। दूसरी ओर रजनी अपनी पुराने संदूक को खोलकर बैठी थी। उसने शादी वाला वही हल्का नीला लहंगा निकाल लिया जो अब फीका पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे पहन लिया। बालों में साधारण चोटी बनाई, पुराने कानों के बूंदे डाल लिए। आईने में खुद को देखकर वो उदास हो गई। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उसकी आंखें भर आई, पर उसने साहस जुटाया और आंगन की ओर बढ़ गई। जैसे ही रजनी आंगन में पहुंची, गांव की औरतों ने उसे घेर लिया। अरे देखो देखो, जेठानी का तो कमाल है। नई बहू है रानी जैसी, और ये जैसे अनाथ मेले में आई हो। तैयार तो ऐसे हुई है जैसे खुद की शादी हो रही हो। सच कहा बहन, मोहिनी की चारों बहुएं हीरा है और एक ये कोयला। रजनी का दिल डूब गया। उसके गाल शर्म और आंसुओं से भीग गए। वो चुपचाप से एक कोने में बैठ गई। ये नजारा देखकर चारों देवरानियां हिल गईं। उनकी आंखों में ग्लानि भर आई। ये हमने क्या कर दिया? दीदी की इतनी बेइज्जती हो रही है और हम देख रहे हैं। हमें पड़ोस की औरतों की चुगली पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, अब बहुत हो गया। हमारी जेठानी की इज्जत हम ही लौटाएंगी। चारों बहुएं तुरंत रजनी को कमरे में ले गई। दरवाजा बंद करके उसके हाथ थाम लिए। दीदी, हमें माफ कर दो। हमने गलती की जो आपके लिए बनाई ड्रेस आपको नहीं दी। अभी हम आपको खुद तैयार करेंगे। उन्होंने संदूक खोला और वही डिजाइनर साड़ी निकाली जो खास रजनी के लिए बनाई गई थी। चारों ने मिलकर उसे पहनाया। किसी ने पल्लू संवारा, किसी ने उसे गहने पहनाए, किसी ने बालों में फूल सजाए। आईने में अब रजनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटियों, तुम सब ने तो मुझे नया जीवन दे दिया। अब रजनी नए रूप में आंगन में उतरी तो पूरा माहौल बदल गया। वही औरतें जो मजाक उड़ा रही थी अब दंग रह गई। अरे ये तो बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लग रही है। कितनी खूबसूरत है। अभी तक तो हमने इसे पहचाना ही नहीं था। गलती हमारी थी। मोहिनी की बड़ी बहू भी कमाल है। रजनी मुस्कुराई। आंसुओं से भीगी आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने चारों देवरानियों को गले से लगा लिया। तुम सबने मुझे अपमान से उठाकर सम्मान दिया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चारों बहुएं भी उससे लिपट गईं और उनके गिले शिकवे भी मिट गए। इस तरह से भोज का माहौल हंसी खुशी में बदल गया। मोहिनी के घर की पांचों बहुएं अब सचमुच 5 सितारे जैसी लग रही थी। पड़ोसी और रिश्तेदार भी सभी उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। मोहिनी ने सबके सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरे घर में 5 बहुएं हैं और उनमें सबसे अनमोल मेरी बड़ी बहू रजनी है, जिसने सबको साथ जोड़े रखा। आंगन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रजनी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के आंसू थे।